नमस्कार, कैसे हैं आप? कल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए सरकार ने बहुत ही बेहतरीन स्कीम, पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जिसको यूपीएस कहा गया है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये मित्रों, इस स्कीम की क्या विशेषता है? इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, उनको क्या लाभ मिलेगा? इससे पहले जो एनपीएस स्कीम चलता था, जो पहले वाली पेंशन थी, उसकी क्या विशेषता थी? उससे पहले जो ओपीएस चलता था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसकी क्या विशेषता थी? आइए चलिए इस वीडियो में तीनों जो पेंशन स्कीम है, इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, इनमें क्या अंतर है, जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, 1 अप्रैल 2004 से पहले जो पेंशन मिलता था, उसको ओपीएस बोला जाता था, यानी इसको ओल्ड पेंशन स्कीम बोला जाता था। इस स्कीम की प्रमुख विशेषता ये थी कि इसमें जो भी कर्मचारी रिटायर होता था, तो उसका जो लास्ट महीने का जो भी सैलरी रहता था, सैलरी में आपका जो उसका बेसिक सैलरी प्लस वेरिएबल होता था, दोनों मिला के जो उसका लास्ट सैलरी जो ड्रॉ करता था, उसका 50% उनको पेंशन मिलता था। सपोज़ दैट अगर कोई कर्मचारी रिटायर हुआ ओल्ड ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत, तो उसकी लास्ट मंथ की सैलरी अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए है, तो उसे एज ए पेंशन 1 लाख रुपए मिलेगा। और इसमें साथ में महंगाई भत्ता भी इंक्लूड रहता था, यानी महंगाई बढ़ने के साथ साथ इसमें ऑटोमेटिक उनकी पेंशन स्कीम जो पेंशन है वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाता था। उसके बाद 1 अप्रैल 2004 से जो सरकार है, सरकार ने ओपीएस को बंद करके उसके स्थान पे एनपीएस लेके आया। एनपीएस में ये था कि एक कंट्रीब्यूशन बेस स्कीम थी। इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर्मचारी करते थे, कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती थी। तो स्टार्टिंग में इसमें 10% का कंट्रीब्यूशन कर्मचारियों का रहता था और 10% गवर्नमेंट करती थी अपनी तरफ से। बाद में ये जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, जो फ़िलहाल वर्तमान में 14% था, यानी 10% कर्मचारी का योगदान रहता था और 14% जो सरकार रहती थी वो कंट्रीब्यूट करती थी। तो ये तो एनपीएस हो गया। चूँकि एनपीएस की बहुत सी विसंगतियाँ थीं, क्योंकि इसमें जो पेंशन मिलता था वो बहुत ही कम मिलता था। तो इससे कर्मचारियों के बीच में काफ़ी रोष, काफ़ी असंतोष हो गया था, जिससे कि वो पिछले कई सालों से ओल्ड पेंशन स्कीम की माँग कर रहे थे। तो उनके इस रोष को कम करने के लिए, उनके जो आंदोलन है उनको कम करने के लिए, उनके जो शंका है कि वो रिटायरमेंट के बाद उनका पेंशन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो ये सब भ्रांतियाँ थी, उसको दूर करने के लिए सरकार ने 24 अगस्त 2024 को, यानी कल, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तो इस स्कीम की क्या विशेषता है? चूँकि मित्रों, ये भी स्कीम एक कंट्रीब्यूशन वाली स्कीम है। इसमें भी कर्मचारी और जो सरकार है, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। जो सरकार कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन होगा वो 10% होगा, जो कि एनपीएस में जितना होता था उतना ही है। लेकिन जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है, इसमें 18.5% होगा। यानी एनपीएस में ये 14% था, अभी ये 18.5% हो गया है, 18.5% हो गया है। तो 10% और 18.5%। और इसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन कितना मिलेगा? तो कोई भी कर्मचारी जब रिटायर होता है, तो उसके पिछले 1 साल यानी 12 महीने का जो भी उनका बेसिक सैलरी होगा, यहाँ पे मैं मित्रों बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी उनका बेसिक होगा, उसका 12 महीने का जो भी एवरेज होगा, उसका 50% उनको एज ए पेंशन मिलेगा। सपोज़ दैट 1 लाख रुपए अगर मान लीजिए कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट के टाइम उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है और पिछले 12 महीनों का उनका जो मान लीजिए उनकी सैलरी का एवरेज 1 लाख रुपए है, तो इसमें टोटल उनको उसका 50% नहीं मिलेगा। जो उनका बेसिक होगा, मान लीजिए 1 लाख में उनका बेसिक आपका 40,000 रुपए आता है, तो 40,000 जो उनका होगा, उसका 12 महीने का उसका एवरेज निकालेंगे, तो मान लीजिए 40,000 का एवरेज 42,000 आता है या 43,000 आता है या 39,000 आता है। जितना भी एवरेज होगा, उसका 50%, मान लीजिए 40,000 उनका एवरेज आता है बेसिक सैलरी का, तो उसका 50% यानी 20,000 रुपये उनको पेंशन मिलेगा। चूँकि उनकी लास्ट महीने की सैलरी रिटायरमेंट के टाइम पे 1 लाख रुपए थी, लेकिन उनको जो पेंशन मिलेगा वो 20,000 मिलेगा। इसमें जो वेरिएबल पार्ट हैं, जो महंगाई भत्ता है, जो अन्य पार्ट है, उसको हटा दिया गया। इसमें केवल बेसिक सैलरी का ही एवरेज का 50% मिलेगा।
तो ये एक ये भ्रांतियाँ हैं, एक जो इसका ये है, तो इसमें हल्ला हो रहा है या शोर मच रहा है कि 50% मिलेगा, तो 50% टोटल सैलरी का नहीं होगा, ये बेसिक सैलरी का होगा। और इसमें जो फैमिली स्कीम थी, फैमिली पेंशन थी, इसमें उसको 60% किया गया। यानी अगर कोई कर्मचारी एक्सपायर कर गया, तो उस टाइम पे जितना उसका पेंशन था, मान लीजिए किसी का 20,000 रुपये पेंशन है, तो उसका 60% यानी 12,000 रुपये उसकी फैमिली को पेंशन मिलेगा। चूँकि मित्रों, इस जो स्कीम है, इसमें जो सेवा का टेन्योर था, कि मतलब 25 वर्ष से ऊपर ही जिन्होंने कर्मचारी के रूप में सेवा प्रदान की होगी, उनको ही मिलेगा। यानी 25 साल तक उनको सर्विस में होना चाहिए। उससे नीचे आने पे जो 50% का पार्ट है, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। और मित्रों, इसमें ये है कि मिनिमम 10,000 रुपये से कम किसी भी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगा। भले उसका जो लास्ट 12 महीने का बेसिक एवरेज 8,000 रुपये होगा, लेकिन उसको पेंशन 10,000 रुपये ही मिलेगा। तो इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया भी फिक्स कर दिया गया है, 10,000 रुपये। तो अभी देखना ये होगा कि इसमें कर्मचारी क्या इस पे रिएक्ट करते हैं, कैसा उनका रिएक्शन होता है। चूँकि एनपीएस से काफ़ी रोष था, तो कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे थे, तो चूँकि ओपीएस लाने पे जो सरकार का बजट है, वो काफ़ी इम्पैक्ट होता, काफ़ी उनका बजट बढ़ जाता, खर्चे बढ़ जाते। तो उसके स्थान पे सरकार यूपीएस लेके आई है। अब देखते हैं कि इसका फीडबैक क्या होता है, कर्मचारी इसके विषय में क्या उनका असंतोष दूर होता है, या क्या-क्या समस्याएँ आती हैं यूपीएस में। मित्रों, एक और बात थी कि अगर जिन्होंने 1 अप्रैल 2004 के बाद एनपीएस अडॉप्ट कर लिया है, क्या वो इसके लिए एलिजिबल हैं? तो हाँ, बिल्कुल, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। वो एनपीएस से यूपीएस में स्विच हो सकते हैं। तो सरकार ने बहुत ही एक बेहतरीन ये प्रावधान किया है कि कोई भी एनपीएस जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, वो यूपीएस में भी शिफ्ट हो सकता है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या होता है, इसके क्या-क्या समस्याएँ आती हैं, क्योंकि समस्याएँ तो जब इसमें कोई भी रिटायर होगा, तो उसको कितना पेंशन मिलता है, कितना मिलेगा, वो उसके बाद ही पता चलेगा। चूँकि इसमें 50% सरकार ने एश्योर यानी गारंटी पेंशन देने का किया है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एनपीएस से बेहतर है, लेकिन ओपीएस से तुलना करने पे ये ओपीएस की कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि ओपीएस में तो टोटल ड्रॉ सैलरी का ही 50% मिलता था, लेकिन इसमें जो वेरिएबल पार्ट है उसको हटा दिया गया है और केवल बेसिक का ही 50% मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मित्रों, इसके अलावा मेरा जो यूट्यूब चैनल है, नया है, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, जिससे मैं और भी मोटिवेट हो सकूं और भविष्य में और भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना सकूं और आपको मोटिवेट कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।